वेलकम गाइस। आज का इस वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच व्हेन एग्जीक्यूटेड परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसका क्या मतलब है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जावास्क्रिप्ट में जो हम एज ए प्रोग्रामर लिखते हैं। वो हम क्यों लिखते हैं? ताकि जब वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होए वो एक पर्टिकुलर टाइप की फंक्शनैलिटी को हमें परफॉर्म करके दे। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे सम करवाना है अपने प्रोग्राम में, तो मैं कुछ लाइंस लिखूंगा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। वो लाइंस जब एग्जीक्यूट होंगी तो उन लाइंस के एग्जीक्यूट होने पे सम की फंक्शनैलिटी जो है वो वहां पे चलेगी। ठीक है, ये मैं सम का एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत कॉमन सा है, आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। इसके अलावा आप बहुत सी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी भी अपनी वेबसाइट के अंदर क्रिएट करवा सकते हैं फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं। हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसका सिंटैक्स देखेंगे और सेकेंड हाफ जो है वीडियो का उसमें हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो एडवांटेज देखिए, पहला एडवांटेज है डिवाइड अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। देखिए इसका क्या मतलब है, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सॉल्व करना हमेशा टफ होता है। इसलिए एक अप्रोच रहती है कि हम उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर उन छोटे पार्ट्स का अलग से सॉल्यूशन क्रिएट करें, और जब वो सभी छोटे पार्ट्स का सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा तो हमारी ओवरऑल प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास एक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब कैलकुलेशन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इस बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा जो पार्ट है वो है सम करने का, तो हम सम के लिए एक सॉल्यूशन लिखेंगे। सिमिलरली हम माइनस करने के लिए एक सॉल्यूशन लिखेंगे, इस तरह डिवाइड के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब इस तरह सभी जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ये इनके सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएंगे तो हमारी ओवरऑल जो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी। तो हम यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं इन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। सेकंड है अवॉइड रेपिटेशन ऑफ कोड्स। अब देखिए सम के लिए सपोज मैंने 5 लाइनें लिखी है। ठीक है, अब मुझे सम दिन में 10 बार करवाना है, तो वो 5 लाइनें मुझे दिन में 10 बार एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे बढ़िया तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम जैसे एक लाइन लिखें और वो 5 लाइनें जो हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। तो फंक्शन हमें इस तरह की एक फैसिलिटी देता है जहां हम फंक्शन को जस्ट कॉल करते हैं और वो जो फंक्शन में हमने कुछ लाइंस डिफाइन कर रखी है जिनका जिक्र हमने डेफिनेशन में किया कि वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके कॉल करने पे। आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए, जब मैं इसका सिंटेक्स समझाऊंगा आपको और उसके बाद प्रैक्टिकल में हम करेंगे तो मैं ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा। थर्ड जो एडवांटेज है वो है इंक्रीज प्रोग्राम्स रीडेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, हमें प्रोग्राम को रीड करना आसान हो जाता है, यानी कि हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा जब हम फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे सम के लिए एक पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड होंगी, हमें पता होगा कि ये सेक्शन सम करवा रहा है। ठीक है, तो जब हमें कोई सम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हम वहां जाएंगे। इस तरह से माइनस के लिए एक अलग सेक्शन होगा, डिवीजन के लिए अलग सेक्शन होगा, है ना। तो इस तरह कोई और कॉम्प्लेक्स हमने फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रखी है तो उसके लिए भी एक सेक्शन होगा जहां पे वो पर्टिकुलर कोड लिखा होगा। तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, हमें जिस सेक्शन में जाना है हम आसानी से उसको लोकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम बिकम्स इजियर बाय यूजिंग फंक्शन। अब देखिए, अब जैसे रीडेबिलिटी बढ़ी हमें मॉडिफाई करना भी आसान हो जाता है प्रोग्राम को। अगर हमें सपोज सम में कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी डालनी है तो हमें मालूम है कि हमें माइनस वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसे नहीं छेड़ना है, हमें सम वाले में चेंज करना है। ठीक है, तो वो सेपरेट रहता है एक तरह से, वो इंपैक्ट नहीं करता है हमारे माइनस वाली फंक्शनैलिटी को या डिवीजन वाली फंक्शनैलिटी को या फिर किसी और फंक्शनैलिटी को। हम आसानी से उसे एक आइसोलेशन में मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द कोड। तो चलिए इसके हम सिंटेक्स को देख लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होएगा। सिंटेक्स में हमें देखिए फंक्शन जब क्रिएट करना होता है हम क्या लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है जैसे आपकी स्क्रीन पे देखिए, उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यहाँ आपको ये लिखना ही पड़ेगा, बट नेम ऑफ द फंक्शन में आपके पास चॉइस है। आप जिस तरह का काम कर रहे हो उसके रिलेटेड आप कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करनी होती है और एंड करनी होती है। इसके बीच में ये वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनका हमने जिक्र डेफिनेशन में करा था कि ये जब एग्जीक्यूट होंगी तो पर्टिकुलर काम होगा। ठीक है, अब देखिए इतने से काम नहीं बनेगा, ये जो कोड लिखा है इसका कोई यूज नहीं है जब तक हम सिंटेक्स में जो आपके सेकंड पार्ट है देखिए नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद मैंने आगे सिंपल ब्रैकेट्स यूज किए और सेमीकोलन लगाया है, ये होता है फंक्शन कॉलिंग। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी ये जो ऊपर सिंटेक्स में आपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिख रखी है तभी ये स्टेटमेंट्स जो है ये एग्जीक्यूट होंगी, तब जाके आपकी वो फंक्शनैलिटी
काम करेगी। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने देखिए एक फंक्शन बनाया ए नाम का, ठीक है। तो मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा, ए नाम दिया उसको, और उसके आगे ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है, और उसके बाद करली ब्रेसिस में console.log, और मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रिंग प्रिंट करी है, हेलो आई एम अ फंक्शन, ठीक है। अब ये जो एक स्टेटमेंट है ये हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर पाएगी जब तक हम इस ए नाम के फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो पोर्शन है जहां हमने फंक्शन ए लिखा और करली ब्रेसिस से स्टार्ट करा और करली ब्रेसिस से एंड करा, ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और लास्ट में जब हम फंक्शन का नाम लिख के आगे ब्रैकेट्स शुरू करते हैं और क्लोज करते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, जैसे मैंने ए लिख रखा है, तो ये है फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग होने पे ही हमारा फंक्शन डेफिनेशन काम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल में इसको बिल्कुल डिटेल में कवर करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और एस्पेक्ट है फंक्शन के जिनको हम वहां पे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए गाइस फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए जैसे हमने अभी सिंटैक्स में पढ़ा था कि हमें क्या लिखना होता है, फंक्शन कीवर्ड। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए सेकंड चीज क्या थी इसमें, सिंटैक्स में हमें यहाँ पे फंक्शन का नाम देना था। जैसे हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, तो मैं उसको नाम दे दूंगा माइनस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाने होते हैं और क्लोज करने होते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके ये करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड करूंगा। इसके बीच में अब मैं वो स्टेटमेंट्स लिखूंगा जो ये माइनस नाम का फंक्शन जो है जो काम करने वाला है, ठीक। अब माइनस करने के लिए हमें क्या कुछ नंबर्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स ले लेंगे। तो मैं दो वेरिएबल्स लेता हूं, जैसे एक ए नाम का लेता हूं और इसको मैं वैल्यू दे देता हूं सपोज 6, कुछ भी दे सकते हैं आप। और अब एक और वेरिएबल लेता हूं बी नाम का, इसको मैं वैल्यू दे देता हूं 4। अब इन दोनों वेरिएबल्स को मैं सब्ट्रैक्ट करके एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूं सी नाम का, और इसमें हम क्या करते हैं, a माइनस बी जो रिटर्न करेगा वो हम सी में स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब जो सी में रिजल्ट आएगा उसे हम प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा console.log। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट्स के अंदर सी को प्रिंट करवा देता हूं, सेमीकोलन लगाता हूं, ठीक है। अब अगर हम आउटपुट चेक करेंगे, मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, कंसोल पे जाऊंगा, यहां रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए कोई आउटपुट नहीं आई। क्यों आउटपुट नहीं आई, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को सिर्फ डिफाइन कर रहा है। ये जो पोर्शन हमने लिखा दैट इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। मैं यहां ऊपर कमेंट्स में लिख लेता हूं इसको, फंक्शन डिफाइन किया है हमने, ठीक है। तो ये पोर्शन अभी डेफिनेशन का पार्ट है, ठीक है। अब ये काम कब करेगा, जब हम इसको कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, यहाँ पे कमेंट में लिख लेता हूं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमने सिंटैक्स में पढ़ा, सिर्फ जो ये फंक्शन का नाम है हमें वो लिखना होता है। जैसे इस केस में फंक्शन का नाम है माइनस, और इसके आगे हम ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और सेमीकोलन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं सेव करता हूं और यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको आउटपुट दिखाऊंगा, तो ये देखिए हमारा फंक्शन काम कर रहा है और हमें 2 आउटपुट मिल गई है, ठीक है। अब ये कैसे काम करा, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जब कंट्रोल यहाँ पे आया, माइनस फंक्शन इंटरप्रेटर को पता लगा कि कॉल हुआ है। अब वो पूरे प्रोग्राम में इस माइनस फंक्शन को ढूंढेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो उसे पता लगेगा कि यहाँ पे माइनस फंक्शन डिफाइन किया गया है। डिफाइन का मतलब होता है कि फंक्शन ने क्या करना है। अब ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन एग्जीक्यूटेड परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और कौन सा पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया, ये माइनस का, ठीक है। 6 माइनस 4 इसने 2 कर दिया। इस तरह से हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू, जैसे अगर मैं इसको 16 कर दूं और माइनस 4 कर दूं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें 12 रिजल्ट देगा, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन हमें रेपिटेशन ऑफ कोड से बचाता है। यानी कि अगर मुझे फिर से माइनस कैलकुलेट करना है तो मुझे ये सारा कोड जो है फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है अपने प्रोग्राम के अंदर। मुझे बस एक लाइन लिखनी है यहाँ पे माइनस, यानी कि मुझे एक बार फिर से इसे कॉल करना है। मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ पे दो लिख के आ रहा है, यानी कि ये
सेम आउटपुट है, इसकी 12 ही आ रही है जब हम इसको कॉल कर रहे हैं माइनस को, तो इसलिए इसने यहाँ पे 2 ही लिख दिया, यानी कि 2 बार हमारा फंक्शन कॉल हो गया और सेम रिजल्ट आ रहा है 12। ठीक है, अब मैं इसको जितनी बार भी यहाँ पे अगर मैं इसको देखिए जितनी मर्जी बार यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूं, आप देखिए ये उतनी बार चलेगा। ये देखिए 5 बार ये हमें आउटपुट दे रहा है 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये 6 लाइंस कोड की है, अगर मैं इनको 5 बार एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो क्या है, मैं सिर्फ एक लाइन लिख के इन्हें 5 बार एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। नहीं तो अगर ये फंक्शन की फैसिलिटी ना होती तो हमें क्या है, ये 6 लाइनें 6 बार लिखनी पड़ती और हमारी टोटल लाइंस 36 हो जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि एक ही तरह का काम हो रहा है और हम सेम लाइंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन ने हमें क्या कर दिया, एक फैसिलिटी दे दी कि एक ही लाइन लिखें और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक ही टाइप का रिजल्ट दे रहा है हमेशा, 16 - 4 कर रहा है, चाहे जितनी मर्जी बार कॉल करे। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाना, यानी कि जितनी बार हम कॉल करें उतनी बार ये डिफरेंट वैल्यूज को हमें माइनस करके रिटर्न करे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसे हटा देता हूं। उसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हम आर्गुमेंट और पैरामीटर्स का यूज करें। अब आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं हम यहां से वैल्यूज पास करें जो हमने इस माइनस फंक्शन से कैलकुलेट करवानी है। यहां पे तो अभी हमने क्या करा है, हमने यहां अंदर ही डिफाइन करी है 16 और 4, और यही वैल्यू हमेशा जितनी बार फंक्शन को कॉल करें उतनी बार इन्हीं का ही माइनस होके आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहां से हमने नई वैल्यूज देनी है, जितनी बार फंक्शन को कॉल करें उतनी बार नई वैल्यू दे। तो यहां पर जब हम वैल्यू देते हैं उसे हम बोल देते हैं आर्गुमेंट पासिंग, कि इस फंक्शन को हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं 10 पास करता हूं और 6 पास करता हूं। अब इसका मतलब है 10 और 6 यहां से जाएंगे और यहां पे कैलकुलेट होंगी, तो उसके लिए हमें कुछ यहां इसकी डेफिनेशन में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जो ये 10 और 6 यहां पे हमने पास किए उन्हें हमें यहां पे कैच भी करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें वेरिएबल यहां पे डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं यहां पे a, b करके वेरिएबल यहां डिफाइन कर देता हूं। तो अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, मैं इनको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, इन्हें हम बोलते हैं, देखिए मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं, ये होते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब जब हमने इन्हें यहां पे कैच करवाया इस फंक्शन की डेफिनेशन में, तो ये बन गए, इनको क्या बोलते हैं हम यहां पे पैरामीटर्स। जो ये ए और बी है ये है पैरामीटर्स। इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कैजुअली, हम कभी इसको पैरामीटर बोल देते हैं, कभी इसको आर्गुमेंट बोल देते हैं इस पोर्शन को, कभी आर्गुमेंट इसको बोल देते हैं, कभी पैरामीटर बोल देते हैं। लेकिन इसके एग्जैक्ट जो है वो ये है कि जब हम कॉल करते हुए वैल्यू देते हैं तो उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और डेफिनेशन में यहाँ पे जब हम इन्हें कैच करते हैं वेरिएबल्स की मदद से तो इन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करेगा, पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। 10 - 6 हमारे पास 4 आना चाहिए, बिल्कुल देखिए 4 आ रहा है। अब देखिए यहाँ से 10 और 6 हमने यहाँ से पास किए, वो ए और बी में कैच हो गए यहाँ पे, और जब यहाँ पे ए और बी में स्टोर हुए तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि ए को हमने बी से माइनस करना है और उसका रिजल्ट सी में स्टोर करना है, और सी यहाँ पे प्रिंट करके हमने यहाँ पे आउटपुट मिल गई। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे जो हमें यहाँ पे लिबर्टी मिली है वो ये है कि जितनी बार हम इसे कॉल करेंगे हम डिफरेंट वैल्यूज से माइनस करवा सकते हैं। जैसे 20, मैं कर देता हूं 10, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, ये देखिए 20 - 10 10 आ गया। इस तरह जितनी बार मैं इसको कॉल करूंगा मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू दे सकता हूं। जैसे इस बार 12 - 5 कर देते हैं, तो ये देखिए 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार डिफरेंट रिजल्ट मिल गया हमें। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज क्या है, अगर मैं इसे यहां से हटा देता हूं और मैं आपको ये करके बताता हूं कि अगर यहां हम कोई वैल्यू इसको ना दें, यानी कि कोई आर्गुमेंट पास ना करें, तब देखिए तब हमें ये क्या रिजल्ट देगा। ये देखिए NaN, यानी कि नॉट ए नंबर। जो आप ये बोल रहा है कि जो C है इसमें जो वैल्यू आई वो नंबर नहीं है, क्योंकि A - B कर रहा है, A और B में तो कोई वैल्यू ही नहीं आई, इसको मिली ही नहीं कोई वैल्यू, यहां से हमने पास ही नहीं की कोई वैल्यू। जब पास नहीं की और हम A और B को माइनस करने लगे तो C में स्टोर करने लगे कुछ ऐसी चीज जो है ही नहीं मौजूद, है ना। इसमें अनडिफाइंड है, इसमें भी अनडिफाइंड है, हम अनडिफाइंड को माइनस कर रहे हैं और उसको C में स्टोर करके यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है कि जो आप प्रिंट कर रहे हैं वो कोई नंबर नहीं है। ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक फैसिलिटी मिलती है जावास्क्रिप्ट में। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज को दे सकते हैं कि जब हम यहाँ से कोई वैल्यू ना दे तो वो उन वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करे। जैसे मैं ए को यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज मैं दे देता हूँ इसको 25 और आप कुछ भी दे सकते हैं। बी को मैं दे देता हूँ सपोज 15। अब क्या होगा देखिए, अब मैं जैसे ही यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो हमें देखिए रिजल्ट कितना मिला, 10। अब ये क्या है, जब हमने यहाँ से कॉल करा माइनस को, तो माइनस को इसने देखा कि कोई वैल्यूज नहीं आई जब कॉल करा है, तो इसने क्या करा, यहाँ पे इसको जो वैल्यू दे रखी थी इसने ए और बी में पास कर दी और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करवा दिया 25 माइनस 15 को, और सी में स्टोर कर दिया 10, और 10 हमें आउटपुट के रूप में मिला। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे माइनस को मैं अब इस केस में वैल्यू देता हूं जब कॉल कर रहा हूं, सपोज मैं इसको नई वैल्यू देता हूं कोई 12,7, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब इंटरेस्टिंग बात है, ये देखिए क्या रिजल्ट मिला, 5। अब क्या किया इसने, जब यहां से हमने कोई वैल्यू पास करी तो ये फंक्शन क्या करता है, जो डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे दी होती है उन्हें इग्नोर कर देता है। यानी कि जब यहां से वैल्यू आएगी तो इन वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी जो यहां डिफॉल्ट है, किस पे परफॉर्म होगी, जो यहां से पास की गई है। तो यहाँ पे 12 माइनस 7 5 आया और हमें यहाँ पे आउटपुट के रूप में 5 मिला, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और केस बताता हूं, जब मैं यहाँ पे इस माइनस फंक्शन को कॉल करता हूं और इसको सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करता हूं, दूसरा आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पास करता हूं सपोज 35 और मैं यहाँ इसको सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए 35 जब हमने पास करा तो 20 हमें आउटपुट मिली। ये क्यों मिली, क्योंकि इसको ए हमने यहाँ से पास कर दिया, तो ए में अब यहाँ क्या है 35 और बी हमने यहाँ से पास नहीं करा, तो बी इसने क्या कर दिया, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो ले ली। मतलब यहाँ पे 35 माइनस कितना हुआ 15, 35 माइनस 15 कितना होता है 20। तो सी में इसलिए हमें जो रिजल्ट मिला वो 20 मिला। तो यहां से क्लियर है कि हम अगर कोई वैल्यू नहीं पास करते तो दोनों ही जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा। अगर हम यहां से दोनों वैल्यू पास करते हैं तो इन वैल्यू को इग्नोर करेगा और रिजल्ट हमें इनके बेस पे देगा। और अगर हम यहां से एक वैल्यू पास करते हैं तो वो एक वैल्यू यहां से उठाएगा और उस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। हम हमेशा ये नहीं चाहेंगे कि जो हम फंक्शन से काम करवाए उसे हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करें। हम चाहते हैं कि हम उसे प्रिंट करने के बजाय हम उसे अपने प्रोग्राम में यूज करें, ठीक है। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यहाँ मुझे यहाँ पे सी प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि मुझे ये जो सी है मुझे यहाँ पे वापस मिले। जब मैंने कॉल करा तो इस फंक्शन को ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो। उसके लिए क्या होता है, हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। मैं इस डिफॉल्ट वैल्यूज को भी हटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये वैल्यू रिटर्न करनी है तो मैं यहां क्या लिखूंगा, रिटर्न सी, ठीक है। अब फंक्शन प्रिंट नहीं कर रहा है आउटपुट स्क्रीन पे, अब वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न किसको कर रहा है, जिसने कॉल करा। कॉल किसने करा, माइनस फंक्शन ने। तो माइनस फंक्शन इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं यहां रिफ्रेश करूंगा तो आपको देखिए अभी कोई आउटपुट नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे अभी कैच नहीं करा। यहाँ पहुंच गई ये वैल्यू, माइनस में है वैल्यू, सी में जो वैल्यू है। पहले हम यहाँ पे पास कर देते इसको वैल्यू, अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं इसको 10,5 कर देता हूं। अब देखिए अब मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए अभी नहीं रिजल्ट आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जो वैल्यू आई है रिटर्न होके 10 माइनस 5 की, वो यहाँ पे है, मुझे उसे यहाँ पे कैच करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल यहाँ पे लूंगा, वैर, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ उसको, डी, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे आया और यहाँ से हमने उसको डी में असाइन कर दिया। अब जो रिजल्ट है वो डी में है। तो मैं अगर यहाँ पे console.log करूं और डी को इसमें पास करूं तो आप देखेंगे हमें जो आउटपुट मिलेगी, ये देखिए 5 हमें आउटपुट मिल गई। अब देखिए इसका क्या बेनिफिट होता है, जब हम फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पे किसी वेरिएबल में कैच करते हैं, हम इसको फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे अगर इस वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ कैलकुलेट करवाना है तो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे अगर एक वेरिएबल है मेरे पास ई नाम का, तो मैं क्या कर सकता हूँ,
जो डी में मुझे वैल्यू रिटर्न हुई है फंक्शन से, उसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं किसी भी वैल्यू के साथ। सपोज मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए हमें अब रिजल्ट जो मिला वो ई में मिला, और इसे मैं प्रिंट कर देता हूं यहां पे ई को। ये देखिए हमें 20 आउटपुट मिली। क्यों मिली? क्योंकि डी में जो है वो 5 था, तो हमने उसे 4 से मल्टीप्लाई करा और उसका रिजल्ट ई में स्टोर करा और ई को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और वो 20 हमें इस वजह से मिली। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से हम फंक्शन में जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है उसे हम फर्दर अपने प्रोग्राम में आगे अकॉर्डिंग टू लॉजिक उसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो कोई लॉजिक था नहीं, यहाँ मैंने आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसे एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन में काम होते हैं तो हम उसे लॉजिकली यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये फंक्शन समझ आया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।